भी कंप्लाई करते हुए आना। और इससे हट के सुने, इससे हट के एंटिटी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर रही है या नहीं कर रही, एंटिटी चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही, एंटिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंटिटी कस्टमर्स का डाटा, सप्लायर्स का डाटा लीक करने की पोजीशन में तो नहीं है। ये वो सारी ड्यूटीज़ हैं जो कि कंपनीज एक्ट आपको रेगुलेट करने का नहीं कहता। बट ऑडिटर बातों बातों में कभी कभी ये भी वेरीफाई करके आ जाता है और फिर वो फैसला करता है कि अगर एक कंपनी है ही अनएथिकल, भाई चाइल्ड लेबर ही एथिकल है, किसी का डाटा लीक करना, तो फिर वो अगले ऑडिट पे जाने से पहले सोचता है, रेकरिंग ऑडिट पे जाने से पहले एक दफ़ा सोचता है कि मुझे वाकई में दोबारा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और वो क्यों सोचता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली स्टैट्यूटरी के साथ साथ नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ भी निभा रहा होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड जब आया था तो इनको ये भी कहा गया था कि भाई जहाँ जहाँ तुमको ऑडिट करने के लिए भेजा जा रहा है वहाँ पे चेक करके आना कि क्या इन्होंने कोविड के अगेंस्ट SOPs लगाए हैं या नहीं लगाए। तो ये उसको रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, ये रिक्वायर्ड बाय फर्म था। तो ये कहाँ पे रखेंगे? नॉन स्टैट्यूटरी में। रिक्वायर्ड बाय लॉ से मुराद है जो ड्यूटीज़ कंपनीज एक्ट ने बता दी हैं, जो ड्यूटीज़ कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर दी हैं। क्लियर होगी बात? एक सवाल और आया था कि कैसे पता चलेगा कि उसको पैराग्राफ फॉर्म में करना है या कैसे इसको बुलेट्स में लेके जाना है। तो कभी कभी ना रिक्वायरमेंट के अंदर क्वेश्चनिंग वर्ब्स आपको ये गाइड कर रहे होते हैं। एनलिस्ट द पॉइंट्स। अभी एनलिस्ट से मुराद क्या है? बुलेट्स। ब्रीफली डिस्क्राइब, इसमें पैराग्राफ की लेंथ लंबी रखें या छोटी रखें? छोटी रखें। राइट डाउन, बुलेट्स आनी चाहिए या पैरा आना चाहिए? बुलेट्स आने चाहिए। राइट डाउन। अच्छा, कंपेयर, तो दो चीज़ों को अगर कंपेयर करने के लिए आ जाए तो क्या उसको आमने सामने रख के कंपेयर किया जाए या ऊपर नीचे रख के किया जाए? आमने सामने। एनालाइज, अब जब आपसे वो कह रहा है इसको एनालाइज करो, इसका मतलब है कि वो आपसे किताबी वर्डिंग तो मांग ही रहा है, उसके साथ साथ एंड के ऊपर आपसे कुछ और भी डिमांड कर रहा है। क्या? आपका फैसला कि आपने क्या कंक्लूड किया उस एनालिसिस से कि हमें ये ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा आपके साथ ना, एक डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँगा क्वेश्चनिंग वर्ब्स का, तो उससे एक सफिशिएंट हमें आइडिया मिल जाएगा कि वो रिक्वायरमेंट पूछना क्या चाहता है, उसका स्टार्टिंग सिरा क्या होना चाहिए। इनाम भाई, ये मुझे याद करवाना है, एक शीट इनके साथ शेयर करनी है क्वेश्चनिंग वर्ब्स की। अच्छा जी, एक और सवाल था। एक दफ़ा कुछ बच्चे मैंने देखे कि वो हेडिंग भी दे देते हैं, क्या हेडिंग देना ज़रूरी है? हेडिंग पैराग्राफ्स के ऊपर या हेडिंग पॉइंट्स के ऊपर? तो जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन 2 में उन्होंने ट्रू एंड फेयर भी एक हेडिंग रखी थी, वो नीचे एक चेंज कर। ये तो अच्छी बात है, ये देनी चाहिए। उसको बताएं कि आप लिख क्या रहे हैं। कभी कभी हम लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी करते हैं कि हम एक ही पैराग्राफ के अंदर सब कुछ डाल देते हैं, उसको स्पेस नहीं देते, गैप नहीं देते हैं। अच्छी बात ये कि आप कुछ बात लिख बंद कर दें यार, कुछ बात लिखें, फिर एक लाइन की स्पेस दें, फिर अगली बात लिखें, फिर एक लाइन की स्पेस दें, फिर अगली बात लिखें, ताकि उसको सांस तो मिले। इस तरह वो क्या करेगा, जब एक लंबे पैराग्राफ में कूदेगा उसको मिलेंगी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, उसको मिलेंगी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स। तो अगर चीज़ सही भी लिखी हुई है ना, वो ना चाहते हुए भी एक इम्प्रेशन डेवलप कर लेगा कि नहीं यार बच्चा फारिग है, इसको लिखना नहीं आता। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमें छोटे सेंटेंसेस क्रिस्प वे में लिखने चाहिए, जिसमें चांसेस ऑफ एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है जिसके लिए ही ये वाली प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट की है। पॉइंट्स
हम अगर वो ये कह दे कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो वो फिर आमने सामने आप लिखेंगे, वो कंपैरिजन में आ जाएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। इस बुक का नाम क्या है? ऑडिट के ऊपर, हाँ जी, सवाल ये था कि ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे पता चलेगा कि एक ऑडिटर ने उसको अचीव कर लिया। ठीक है, बेसिकली जब आप क्लाइंट पे होते हैं ना और आपने 3-3.5 महीने टका के काम किया होता है, तो पार्टनर आता है आपके पास, आगे कहता है कि ऑडिट हो गया, आप कहते हैं सर हो गया, रिव्यू करेगा, सब कुछ करेगा, और एंड के ऊपर जब पार्टनर उसको थॉरो रिव्यू कर रहा होता है, ही डिसाइड्स कि क्या आपने सफिशेंट काम किया, क्या आपने सफिशेंट एविडेंस हासिल कर लिया है, और वो फिर अखज़ करता है कि क्या हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो जो ट्रू एंड फेयर वाला वर्ड है ना, इट इज़ द पार्टनर, क्योंकि रिपोर्ट पे साइन किसके होने हैं? पार्टनर के साइन होने हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? पार्टनर पे जाएगी। तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ये उसकी जजमेंट है कि सैम्पलिंग के ऊपर उतना काम अचीव कर लिया है जिसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि जनाब ट्रू एंड फेयर व्यू चल रहा है। फिर वो जो मैंने कल बात की थी मिस स्टेटमेंट्स वाली, अगर तो मिस स्टेटमेंट्स अभी भी मौजूद हैं और उस बेंचमार्क को क्रॉस कर गई हैं या कर रही हैं या कर सकती हैं, तो फिर वो कभी भी ट्रूनेस तो नहीं दे रही होगी। हाँ, फेयरनेस आसानी से वेरीफाई की जा सकती है, वो आसान है वेरीफाई करना, मगर ट्रूनेस के पीछे भागना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम बार बार मैनेजमेंट को रियलाइज़ करवाते हैं कि भाई अपनी गलतियाँ टाइमली ठीक कर लो। छोटी से छोटी गलती भी हो ना, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो हर गलती को ठीक करना स्टार्ट कर दें, तब तो हमारे लिए बहुत ज़िंदगी आसान है। बट अगर वो नहीं करते तो फिर हम थोड़ी सी बड़ी मीटिंग्स कॉल करवा के उनको फोर्स करके करवा लेते हैं किसी भी तरीके से। स्टिल अगर आउट हो रही हो ना, तो कभी कभी सीईओ को बिठा के बताते हैं कि भाई अगर तो ये करना है, अगर तो तुम्हें साफ रिपोर्ट चाहिए तो अपनी टीम से ये गलतियाँ ठीक करा दो। कभी कभी बात इस लेवल तक भी पहुँच जाती है कि मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मान रही होती। अल्टीमेटली सीईओ को बुला के या उनके बड़ों को बुला के दिखाया जाता है कि भाई अगर तो ये गलतियाँ ठीक नहीं करवाओगे तो रिपोर्ट ख़राब आ जाएगी, करवा लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। फिर वो रातों रात काम होते हैं। तो सब्सिक्वेंट टू ऑडिट बहुत कुछ होता है। क्लियर है? किताब का नाम क्या है? ऑडिट के ऊपर हमारी काफ़ी बात हो गई, 2 दिन 3 दिन लगे रहे हैं। आए ज़रा एश्योरेंस की बात करते हैं। एश्योरेंस एक बड़ी टर्म है या छोटी टर्म है? बड़ी टर्म है। और क्या एश्योरेंस के अंदर हमने ऑडिट को परो दिया था, समा दिया था, रख दिया था? हम लोगों ने क्या कहा था? ऐसी एश्योरेंस जो कि किस पे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो, वो क्या कहलाती है? ऑडिट कहलाती है। तो क्या एश्योरेंस में ऑडिट के अलावा भी कुछ होता है? जी होता है, रिव्यू होता है। क्या होता है? रिव्यू होता है। सर ये रिव्यू किसे कहेंगे? एक आपको मिसाल देता हूँ। आप मेरे पास आए अपनी यही वाली असाइनमेंट लेके और आपने कहा कि सर ये असाइनमेंट चेक कर दें। अच्छा, मेरे पास डिस्पोजेबल टाइम काफ़ी ज़्यादा है, असाइनमेंट को चेक होने में लगेंगे कोई 40 मिनट और मेरे पास 2-4 घंटे फ्री के हैं। तो क्या मैं आपकी असाइनमेंट डिटेल से चेक करूँगा या नहीं? डिटेल में जाऊँगा और मेरी कोशिश ही होगी कि मैं उसको 100% ऑथेंटिक वे में मार्क करूँ, कोई चीज़ मेरे से मिस ना हो जाए, रह ना जाए, यही कोशिश होगी मेरी। दूसरा केस, असाइनमेंट को मार्क होने में लगेंगे 40 मिनट, मेरे पास डिस्पोजेबल टाइम है 30 मिनट का। तो क्या मैं उतनी डिटेल में जा सकता हूँ? नहीं, उससे कम डिटेल में जाऊँगा और जितनी मैक्सिमम गलतियाँ पकड़ सकता हूँ पकड़ लूँगा और उसको आपको ठीक करवा दूँगा। कुछ आप ठीक करेंगे, कुछ आप ठीक नहीं करेंगे। तीसरा केस, क्लास शुरू होने में है 5 मिनट या 10 मिनट, असाइनमेंट है 40 मिनट की, आप पहुँच गए हैं, सर वो चेक तो कर दें। तो उसको मैं कितना टाइम दे सकता हूँ और कितनी डेप्थ में जा सकता हूँ? कितनी डेप्थ में जाया जा सकता? बहुत ही कम, टाइम ही नहीं है, डिस्पोजेबल
अवेलेबल नहीं है। तो ये 3 तरह की एग्जाम्पल से हमने क्या अखज़ किया, क्या रिजल्ट निकाला कि अश्योरेंस भी 3 तरह की हो सकती है। पहली कौन सी है? वो जिसमें 100% असाइनमेंट वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट मैंने वेरीफाई कर दी। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या कहेंगे इसको? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। दूसरी क्या है? जिसमें मैंने एक रीज़नेबल मार्किंग कर दी है, मैं 100% पे नहीं गया, मगर एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। एब्सोल्यूट नहीं है, श्योरिटी नहीं दी। जितनी मैक्सिमम मैं गलतियां निकाल सकता था, मैंने उतनी मैक्सिमम गलतियां निकाल दी। कुछ आप लोगों ने करेक्ट कर ली, कुछ करेक्ट नहीं की। तो ये है रीज़नेबल अश्योरेंस। और तीसरी क्या थी? जिसमें मेरे पास टाइम ही क्या था? सबसे कम था। उसमें मैंने क्या किया होगा? मैंने शायद मोटा मोटा 1 सवाल चेक किया होगा, 1 सवाल की 2 लाइनें चेक कर ली होंगी। अगर कोई सामने सामने गलती मिल गई, उसको फ़ौरन से पकड़ लिया होगा। क्या मैं उसमें डिटेल में उतराऊँगा? नहीं। क्या मेरे पास उतना टाइम था, उतने रिसोर्सेज थे? नहीं। इसे कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज। तो 3 तरह की हमारे पास अश्योरेंसेस आती हैं। पहली कौन सी है? ऊंचा बोलना है। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? लिमिटेड अश्योरेंस। ऑडिट के अंदर क्या हम 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने की पोजीशन में होते हैं? नहीं। ऑडिट में क्या हम लोग सैम्पलिंग पे काम करते हैं? ऑडिट में क्या हम लोग 100% गारंटी, श्योरिटी देते हैं? नहीं। क्या फ्रॉड को पकड़ते हैं? नहीं, उस तरह से नहीं पकड़ते। तो क्या हम ऑडिट के अंदर रीज़नेबल अश्योरेंस दें, लिमिटेड दें या एब्सोल्यूट दें? रीज़नेबल अश्योरेंस देते हैं। कौन सी वाली? क्योंकि देखें ना, गौर करें, एक बहुत ही एक्सट्रीम साइड है एब्सोल्यूट के साथ 100% पे खड़ी हुई है। एक दूसरी एक्सट्रीम है जो कि शायद 20% पे खड़ी होगी, और एक सेंटर में क्या है? रीज़नेबल, जो ना इतनी ज़्यादा है और ना इतनी कम है। तो एक रीज़नेबल अश्योरेंस हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ऑडिट में प्रोवाइड करते हैं, जो कि हाई लेवल की होती है, मगर ये किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देती, श्योरिटी नहीं देती। यहाँ तक बात समझ आती है? फिर एक तीसरी किस्म है लिमिटेड अश्योरेंस। ये दी जाती है रिव्यू के अंदर। ऑडिटर की छोटी बहन, क्या नाम है इसका? क्या इसका? रिव्यू। एक है बड़ा भाई और एक है छोटी बहन। रिव्यू के अंदर जो टाइम अवेलेबल होता है वो होता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। बहुत ही कोई जालिम असाइनमेंट होगी तो शायद 1.5 महीना। मगर इसके रिस्पेक्टिव ऑडिट में टाइम कितना होता है? 4 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने, 3.25 महीने। तो बड़ी वाली एश्योरेंस कौन सी बनती है? एब्सोल्यूट, जो कि हम देते ही नहीं हैं। उसके बाद कौन सी आती है? वो कहाँ पे जाएगी? उसके बाद कौन सी आती है? वो कहाँ पे जाएगी? लिमिटेड अश्योरेंस का एक और नाम भी होता है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। एक और नाम क्या होता है? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, आप में से कोई मैरिड है? एनीवन जिसकी शनाइयाँ बच चुकी हों? नहीं। एनीवन किसी के घर रिश्ता देखने आए हो? एनीवन? कोई भी नहीं आज तक? नहीं नहीं, एक जनरल सवाल है। है? गुड, हो गया, मिल गई मुझे मिसाल। लेकिन यहाँ पे फिट नहीं कर पाऊंगा, फिट मुझे यहीं पे करनी पड़ेगी। सेंसिटिव मिसाल है, सेंसिटिव मिसाल है। लेट्स सपोज रिश्ते वाले आते हैं और सामने बैठे हैं आप लोग, आपसे आगे पूछते हैं बेटा तुम क्या करते हो? सीए करते हो?
उन्होंने कहना सॉरी हम जा रहे हैं, इसकी अटैम्प्ट ही इतनी है, पता नहीं आगे क्या करेगा। खैर रिश्ते वाले आते हैं और आपसे आगे पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, कितना कमाते हो, तुम्हारी लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, ड्राइविंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, बहुत सारे सवाल होते हैं, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सीवी बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन इज कि आप अपने बारे में कैसी अश्योरेंस देंगे, एब्सोल्यूट देंगे, रीजनेबल देंगे या लिमिटेड देंगे? क्या आप अपने बारे में 100% जानते हैं? जानते हैं ना? तो अपने बारे में आप कौन सी अश्योरेंस दे रहे होंगे? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, घर आए रिश्ते वाले और सामने बैठे हैं आप, मगर रिश्ता आपके लिए नहीं आया, आपके बड़े भरा के लिए आया। अज्यूम कर लें मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ। तो सवाल आपसे हो रहे हैं मगर रिश्ता किसके लिए आया? बड़े भाई के लिए। सवाल क्या है? उनको क्या पसंद है, वो क्या शौक से खाते हैं, क्या वो स्मोकिंग करते हैं, क्या वो ड्राइव करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सवाल हमसे हो रहे हैं, आपसे हो रहे हैं मगर उनके मुतालिक हो रहे हैं। अच्छा, तो आपकी एश्योरेंस कैसी होगी? रीजनेबल होगी, लिमिटेड होगी या एब्सोल्यूट होगी? क्या होगी? वजह बता सकते हैं? वजह बता सकते हैं? अपने भाई को अपने जितना तो नहीं जानते मगर उतना जानते हैं क्योंकि आपने उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आपको इतना पता है कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या वो पसंद करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो जो अश्योरेंस आप देंगे वो कौन सी होगी? रीजनेबल होगी। यही रिश्ते वाले पहुँचे आपके पास और आके कहा कि हमें पता करना है तुम्हारे कज़न के बारे में, दूर के कज़न के बारे में जिसको आप बहुत ही कम जानते हैं। तो आपकी एश्योरेंस कैसी होगी? लिमिटेड होगी। क्यों? आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है या इतनी नॉलेज ही उसके बारे में नहीं है कि आप उसको बेहतर जान सकें या परख सकें। अच्छा, अपने बारे में आप क्या कहेंगे? आप गारंटी के साथ कहेंगे कि यस आई एम गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आई एम गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये गारंटी है। मगर भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या भाई के बारे में गारंटी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं? नहीं। आप अश्योरेंस दे कौन सी रहे हैं? रीजनेबल। तो आप एक लाइन बोलेंगे, वो लाइन ये होगी, इन माई ओपिनियन, गारंटी नहीं बोला, इन माई ओपिनियन मेरा भाई इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर कज़न हो तो आप बोला गया होगा, आप ये बोलेंगे बेस्ड ऑन माई रिव्यू, आज तक मेरे सामने कोई ऐसा वाक़या नहीं आया, नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन, जिससे मुझे ये यकीन आया हो, दैट कॉजेज मी टू बिलीव कि मेरा कज़न ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, कि मेरा कज़न ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। अगर गौर करें तो मैंने बड़ी घुमा के एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट पास की है। अगर कल को वो कज़न ट्रू एंड फेयर व्यू दे जाए तो आप क्लेम करेंगे कि देखा मैंने कहा था कि मेरे मुताबिक वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। और अगर कल को वो ना दे, फिर मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा। तो रिव्यू की चालाकी होती है ये। एक बात है बिल्कुल स्ट्रेट, इन माय ओपिनियन अकाउंट्स आर गिविंग ट्रू एंड, ये कहाँ पे कहते हैं? ऑडिट में कहते हैं। रिव्यू में क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन आवर review nothing has come to our attention that causes us to believe that accompanied financial statements are not giving true and fair review। ये बात यहाँ तक समझ आती है? कोई सवाल यहाँ तक?
रिश्ता एग्जाम्पल में आया था, सच्ची में नहीं आया। हाँ जी सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, लिमिटेड लेनी है? वो असाइनमेंट बताएगी आपको कि आपको किस पर्पस के लिए हायर किया जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? होती है बताता हूँ कैसे होती है। यहाँ तक सवाल क्लियर है कि और बात तो नहीं पूछनी? अच्छा, ये दो जुमले थे। इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और एक क्या था, बेस्ड ऑन माई रिव्यू नथिंग हैज कम टू अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें से डायरेक्ट बात कौन सी है? ऑडिट वाली। इसको कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। क्या कहेंगे? ये वर्ड पॉजिटिव बड़ा ख़तरनाक है। इस पॉजिटिव का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमेशा अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रहे होंगे, ये याद रखिएगा। इस पॉजिटिव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमेशा अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रहे होंगे। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमने बात घुमा के नहीं की, जो बात थी उसको डायरेक्टली सर्टेनिटी के साथ डेफिनेट वे में बताया है तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मगर वहाँ पे क्या हो रहा है? एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट पास की जा रही है। क्या? कि अभी तक मेरे सामने कुछ ऐसा ख़राब नहीं आया जिसकी बेस पे मैं ये कह दूँ कि तुम्हारे अकाउंट्स ठीक नहीं बनेगा। तो ये कहलाती है नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। अक्सर बच्चे इस पॉजिटिव के वर्ड पे कंफ्यूज होते हैं। उनको ये लगता है कि इस पॉजिटिव से मुराद ये है कि हमेशा अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। ऐसा नहीं होता। जब अकाउंट्स बने ही ख़राब हुए हैं तो हाउ कैन इन ऑडिट वी से कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? तो पॉजिटिव इज विद सर्टेनिटी, विद डेफिनेट कि भाई अकाउंट सीधे हैं या नहीं है। और नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में क्या है कि हम एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, घुमा के उसको बता रहे हैं कि भाई ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया? कि तो आपकी हेल्प ले ली जाए। सर जी इसको ऑन करना पड़ेगा हमें। अच्छा, तब तक लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। आप लोगों ने फैमिली के साथ मरी जाना है और मरी जाने के लिए फैमिली वाले आपसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, ये रही गाड़ी, जाओ इसको पार्क व्हील्स वालों के पास और उनसे कन्फर्मेशन लेकर आओ कि क्या ये गाड़ी मरी तक जा सकती है या नहीं। आप गाड़ी लेके चले गए कहाँ पे? पार्क व्हील्स वालों पे। मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं? 1, 2, 3, 4। तीन कौन सी? एक पेरेंट्स जिन्होंने कहाँ जाना है? मरी जाना है। एक आप जिसको कहा गया है कि गाड़ी ठीक करवा के आओ, और तीसरा पार्क व्हील्स जिन्होंने गाड़ी को चेक करना है। अच्छा, चेक करना किसको है? गाड़ी को। चेक कर कौन रहा है? क्या मैं पार्क व्हील्स को अश्योरेंस प्रोवाइडर कह सकता हूँ? जिस बंदे को गाड़ी दे के रवाना किया गया क्या मैं उसको रिस्पॉन्सिबल पार्टी कह सकता हूँ? और जिन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल करना है क्या मैं उनको इंटेंडेड यूज़र कह सकता हूँ? जिस चीज़ को चेक करना है क्या मैं उसको सब्जेक्ट मैटर कह सकता हूँ? अच्छा, पार्क व्हील्स वालों के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ SOPs होंगे जिसके मुताबिक उन्होंने उस गाड़ी को चेक करना है। तो क्या मैं उसको एक फ्रेमवर्क कह सकता हूँ? उनके लिए जो उनका एक फ्रेमवर्क है वो गाड़ी के कुछ रूल्स होंगे जिसके मुताबिक उन्होंने गाड़ी को ठीक करना होगा या उसको चेक करना होगा। जब वो गाड़ी को और उस फ्रेमवर्क को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या हासिल करेंगे? एक एविडेंस हासिल करेंगे कि ये गाड़ी
ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है। और क्या पाकवीज़ वाले ज़बानी बताएंगे? नहीं, वो आपको एक रिपोर्ट इशू करेंगे कि जाके घर वालों को दिखाओ कि गाड़ी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। ये एग्जांपल समझ आई? रिपीट करते हैं। इस एग्जांपल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? हम, जो गाड़ी लेके गया है। इंटेंडेड यूज़र कौन है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? सूटेबल क्राइटेरिया क्या है? एविडेंस कैसे हासिल करेंगे? जब सब्जेक्ट मैटर को पकड़ के कंपेयर करेंगे किसके साथ? फ्रेमवर्क के साथ या सूटेबल क्राइटेरिया के साथ। और एंड पे क्या ज़बानी बता देंगे? नहीं, क्या देंगे? एक अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे। ये बात समझ आ रही? ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट के अंदर अश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है? ऑडिटर। ऑडिट के अंदर रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। ऑडिट के अंदर इंटेंडेड यूज़र कौन है? ऑडिट के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है? सूटेबल क्राइटेरिया क्या है? AFRF। एविडेंस कैसे मिलेगा? किसको किसके साथ? सब्जेक्ट मैटर को सूटेबल या फाइनेंशियल्स को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ। और एंड पे क्या देते हैं? क्या नाम होता है उसका? ऑडिट रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। गवर्नमेंट कहती है कोविड के टाइम पे कि जाओ और जाके चेक करके आओ कि क्या SBI कॉलेज ने SOPs को फॉलो किया है या नहीं किया। और चेक कैसे करना है? उन्होंने एक कागज़ का पलंदा उनको दे दिया है कि ये रहा तुम्हारा फ्रेमवर्क, जाओ जाके वेरीफाई करो। अब मुझे बताइए सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर जिसको चेक करना है वो क्या है? SOPs SBI लगा रहा है या? सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा? वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? SBI। इंटेंडेड यूज़र कौन है? गवर्नमेंट, पब्लिक, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्टाफ, सारे। क्राइटेरिया क्या होगा? जो उसके हाथ में कागज़ है किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। और क्या वो जाके गवर्नमेंट को ज़बानी बता देगा? नहीं, वो क्या देगा? SBI के ऊपर एक रिपोर्ट निकालेगा। तो किसी भी अश्योरेंस एंगेजमेंट में ये 5 एलिमेंट्स लाजमी होते हैं। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और अश्योरेंस रिपोर्ट। एक काम करें, किताब में जाएं, ज़रा सेकंड यूनिट पर जाएं। किताब में सेकंड यूनिट पर जाइएगा। ज़रा साथ पढ़िए मेरे एलिमेंट्स पे। अ 3 पार्टी प्रैक्टिशनर कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? एंड। और इंटेंडेड यूज़र कौन है? सब्जेक्ट मैटर क्या है? किसने बनाए हैं? रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। क्यों बनाए हैं? ताकि प्रैक्टिशनर उसको। क्राइटेरिया क्या है? वो रूल्स अगेंस्ट विच द फाइनेंशियल्स या सब्जेक्ट मैटर इज इवेलुएटेड। एविडेंस क्या है? कैसे आएगा? वो इन्फॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर यूज करता है दुनिया तक पहुंचाएगी। और एंड पे क्या देगा? गेम समझ आ रही? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अंदर इसकी एक डेफिनेशन भी गिवन है एक डब्बे के अंदर। इस डेफिनेशन को क्रैम कर लीजिएगा। अगर आप अपने अल्फाज में लिखने बैठेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। आइए देखते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एक एंगेजमेंट। अच्छा, ये एंगेजमेंट वो शादी वाली नहीं है, ये असाइनमेंट वाली है। एन असाइनमेंट इन विच ये कौन होता है? तो इसका मतलब है कि 3 पार्टी में इसको पूरा कर गया,
एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, यानी कि किस पॉइंट को पूरा कर गया, फोर्थ को। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ, किस फॉर्म में देगा, डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। अदर देन द, कहाँ पे जाएगा, अबाउट द, ये कहाँ पे जाएगा। और ये कैसे आएगा, जब वो मेजर करेगा या एवेलुएट करेगा उस सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द, और वो कहाँ पे जाएगा। एक दफ़ा तसल्ली से रीड कर लें, किताब में जाएं, इस पूरे टॉपिक को रीड करें सुकून के साथ, आराम से चबा चबा के पढ़ें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दैट। 2 पेजेस हैं, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ। सर ये नेगेटिव एश्योरेंस स्कोप लिमिटेशन के वक्त भी की जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है क्या लिखा कि नेगेटिव एश्योरेंस इज नेसेसरी इन सिचुएशन वेयर अ कॉम्पिटेंट ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। बताता हूँ। बाकी पढ़ लिया। देखो ये इसके साथ ये भी पढ़ूंगा एग्जाम्पल, इसको रीड करो उसके साथ। वो एग्जाम्पल किसकी दे रहा है, रिव्यू की दे रहा है नीचे। बातें हो गई तो पढ़ भी लिया, पढ़ लिया, सवाल पूछूं। जी पूछें। हम सिंपल ये कहते हैं कि भाई इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर। वो भी रीजनेबल एश्योरेंस ही है, वो भी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस ही है। इस पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अकाउंट्स ठीक बने होंगे, इसका मतलब ये है कि हम साफ साफ कह रहे हैं कि अकाउंट्स ठीक बने हैं या नहीं बने। जिस तरह एक खावंद अगर अपनी वाइफ को कहे कि पर ये लोके चंगी लग रही हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस है। और अगर वो कहे कि तुम आज बिल्कुल बकवास लग रही हो, तो ये भी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस है। और अगर वो घुमा के गए कि अभी तक मुझे ऐसी खामी नज़र नहीं आई जिसके बिना पे मैं कह सकूँ कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, दिस इज़ नेगेटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस।
अब शायद ये बात नहीं भूलेगी आपको, अब ये रट गई है। असल में वो रिश्ते वाली बात यहाँ कर दी थी, वो वाली बात मैंने यहाँ पूरी कर दी, तो मैंने बैलेंस कर दिया। आप पढ़ लें पहले खामोशी के साथ। नहीं, वो अपना क्या होगा, वो बेचारा ऑडिटर वहाँ से विड्रॉ कर जाएगा, वो पहले भाग जाएगा। आपको 2 सफ़े दिए हैं और 2 सफ़े अभी तक ख़त्म नहीं हुए मेरे ख्याल से, ये हो गए हैं? हो गए? सर चीज़ पूछें हमने कितना एविडेंस होते हैं? जजमेंट है, जजमेंट है, हर एरिया का फ़र्क है। नहीं, वो तो एरिया टू एरिया मैटर करता है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एरिया रिस्की कितना है। जितना एरिया रिस्की होगा उतना ज़्यादा, और जितना एरिया कम रिस्की होगा उतना कम। पढ़ लिया? पक्की बात है। लेट मी शो यू समथिंग। सामने का स्क्रीन पर देखिएगा, कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव। क्या कोई सवाल आया? कोई सवाल नहीं आया। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टेवरशिप एंड एजेंसी। ऑडिट रिपोर्ट में से इंडिपेंडेंस, मटेरियलिटी और ट्रू एंड फेयर। क्या कोई सवाल आया? कब आया? S17 क्वेश्चन नंबर 6B। एक सवाल। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां, सवाल कितने हैं? 2, 1 और कुल मिला के 3। अश्योरेंस, लेवल्स, एलिमेंट्स वगैरह जितना आज पढ़ा है, 1, 2, 3 और 4। तो 4 जमा 2 जमा 1। क्या ये 7 सवाल करने की पोजीशन में है? ये 7 में से 3 तो आज आपने कर भी लिए। जो आज आपको असाइनमेंट आई थी वो ये 3 सवाल थे। तो ये जो है ना, ऑटम 15, ऑटम 16, ऑटम 17 और ऑटम 20, ये अब आपको कल की असाइनमेंट में नज़र आ सफ़े का कवर किए हैं। 2 ऑडिट के, 2 अश्योरेंस के और 1 एडवांटेजेस और लिमिटेशंस का। तो ये 5 सफ़ों में से देख लें, आपके सामने कोई 7-8 सवाल थे सिर्फ इन 5 सफ़ों में से। अब आप खुद ही आइडिया लगा लें कि ये 5 सफ़े कितने अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिए हैं। कल मुलाकात करते हैं IFAC ISP वाली बकवास बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।